गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, भारत का संविधान यूं तो 1950 में प्रारंभ किया गया, परंतु भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में जो संविधान लागू हुआ उसकी पृष्ठभूमि अंग्रेजों के भारत में आने के बाद और भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने की प्रक्रिया के दौरान प्रारंभ हो चुकी थी। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के निर्माण की संवैधानिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे, साथ ही इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका AKS सर, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो का प्रारंभ करें। संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सबसे पहला नाम आता है, या पहला चरण जिसे हम कह सकते हैं, वह 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से प्रारंभ हुआ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में जो गवर्नर जनरल और 4 पार्षदों को मिलाकर एक प्रशासक मंडल का गठन किया गया, ताकि जो अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो अधिकृत क्षेत्र थे वहां पर गवर्नेंस दिया जा सके। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे बने। तो ये भारतीय संविधान की प्रारंभिक चरण में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसका अगला जो चरण था वह 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से आया। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत 6 कमिश्नरों का एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या पहले 4 थी, अब उसे घटाकर 3 कर दिया गया और कंपनी के द्वारा अधिकृत किए गए प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया। अर्थात जितने भी प्रदेश, जितने भी एरिया कंपनी के द्वारा अधिकृत किए गए थे, अब उसे ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत वाणिज्यिक कार्यों के लिए अलग यूनिट और राजनीतिक कार्यों के लिए अलग यूनिट निर्धारित कर दिया गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्टर्ड एक्ट 1793 का, इसके मुख्य बिंदु हैं कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए और अधिक व्यापारिक अधिकार प्रदान किए गए। साथ ही कंपनी के अधिकारियों का जो वेतन था वह भारतीय कोष से दिया जाने लगा। चार्टर एक्ट 1813 1813 के जो चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई। अर्थात कंपनी के ऊपर जो भारतीय राजस्व था उसमें कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको 10.5% लाभांश की देने की व्यवस्था भी की गई। साथ ही कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों का नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु कंपनी का चीन से व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। चार्टर एक्ट 1813 की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीय व्यापार पर पूर्ण अधिकार प्राप्त थी उसके अधिकार को सीमित कर दिया गया। चीन के साथ कंपनी का अधिकार बना रहा। साथ ही ईसाई धर्म प्रचारकों को धर्म प्रचार के लिए भारत आने की सुविधा मिली और इसी एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। तो ये चार्टर एक्ट 1813 के
महत्वपूर्ण बिंदु थे। चार्टर एक्ट 1833 के तहत अंग्रेजों का बिना अनुमति भारत आने, रहने तथा भूमि खरीदने का अधिकार भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया। मतलब जो कंपनी का चाय के व्यापार पर एकाधिकार था, चीन के साथ जो व्यापार पर एकाधिकार था, उसे समाप्त किया गया। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। चार्टर एक्ट 1853 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति प्रदान की गई। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था भी की गई। साथ ही बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। भारतीय शासन अधिनियम 1858 का प्रावधान प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो किया गया, जिसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसके आलोक में 1858 में भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया। और इसके बाद चूंकि भारत में विद्रोह हो चुका था, इसकी वजह से भारत का शासन अब ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। इसके पूर्व भारत का जो आधिपत्य है वो कंपनी के हाथों में था, परंतु 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन अब ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। भारत का शासन चलाने के लिए भारत राज्य सचिव को अधिकृत किया गया तथा गवर्नर जनरल अब क्राउन का प्रतिनिधि माना जाने लगा। उसे वायसराय का नाम दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। 1858 के तहत लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश तथा वीटो की शक्ति दी गई, अर्थात गवर्नर जनरल के अधिकार को बढ़ा दिया गया। लॉर्ड कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। विकेंद्रीकरण के तहत बंबई तथा मद्रास को पुनः विधायी कार्य करने दिए गए। भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। तो ये इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके बाद आया भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके तहत विधान परिषद सदस्यों को सीमित संख्या में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और इस अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता चुनावी पद्धति की शुरुआत करना था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जानते हैं, इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष छूट प्राप्त हुई। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया और सत्येंद्र सिन्हा पहले विधि सदस्य बने। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके बाद आया भारतीय शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना थी, जिसे द्वैध शासन कहा गया। इस अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग का गठन का भी प्रावधान किया गया और इसी के तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। निर्वाचक मंडल का विस्तार कर सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस तथा यूरोपियों के लिए भी एक पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया
और इस अधिनियम के एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान का जो महत्वपूर्ण भाग है वह अधिकांशतः भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आइए देखें भारत सरकार अधिनियम 1935 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इस अधिनियम के तहत सभी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में ऐसे विषय शामिल किए गए जिस पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र को था। राज्य सूची में नियम बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया, जबकि समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया जिसमें राज्य तथा केंद्र दोनों कानून बना सकते थे। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उन्हें स्वतंत्र स्वशासन का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट तथा संघीय बैंक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई तथा 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान भी इस अधिनियम के तहत किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत परिषद जो इंडिया काउंसिल था उसका अंत कर दिया गया। साथ ही बर्मा, बरार एवं अदन को भारत से अलग कर दिया गया। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942। सर स्टैफर्ड क्रिप्स के भारत के संबंध में प्रस्ताव किया गया। उस प्रस्ताव में भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, यह प्रावधान किया गया। संविधान भारत को डोमिनियन स्टेट्स और ब्रिटिश राष्ट्रकूल में बराबरी की भागीदारी देगा। सभी देशी रियासतों तथा प्रांतों को मिलाकर संघ का निर्माण किया जाएगा। ये क्रिप्स मिशन की महत्वपूर्ण प्रावधान थे। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत में आया उसके तहत लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर इसके मेंबर थे। इन्होंने भारतीयों को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की संभावनाओं पर अपनी रिपोर्ट दी और इसके लिए इन्होंने संविधान सभा के गठन का भी प्रावधान किया। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की बात कही गई। इसके बाद आया लास्ट हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत हमें आज़ादी मिली। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश संसद ने भारतीय विधेयक का प्रारूप तैयार किया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इस अधिनियम को स्वीकृति दी गई। इसके तहत 15 अगस्त 1947 से 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट्स स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया, भारत और पाकिस्तान। शाही उपाधियों से भारत का सम्राट शब्द समाप्त करने का प्रावधान किया गया एवं बंगाल और पंजाब के 2-2 प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया, अर्थात बंगाल और पंजाब को विभाजित करने का प्रस्ताव भी इस अधिनियम के तहत किया गया था। आइए अब देखें भारतीय संविधान से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो विभिन्न परीक्षाओं का आधार बन सकते हैं और इसका जानकारी हम सबको अच्छी तरह से होना बहुत ही आवश्यक है। पहला, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 में संविधान निर्मात्री सभा का स्थायी अध्यक्ष इस बैठक में बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अर्थात दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा का स्थायी अध्यक्ष
बनाया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो इसका उत्तर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। जब भारतीय संविधान लागू किया गया तो उसमें यह बताया गया कि कौन कौन से उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू किए जा सकते हैं। जब भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया तो कुछ उपबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना था। तो ऐसे उपबंध जो संबंधित थे नागरिकता से, चुनाव से और संसद से, इनसे संबंधित उपबंधों को तत्काल प्रभाव से अर्थात 26 नवंबर 1949 से लागू किए जाने का प्रावधान किया गया। जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी विशेषता है कठोर तथा लचीलेपन का समन्वय, एक हरी नागरिकता जो सिंगल सिटीजनशिप है, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, एकीकृत न्याय व्यवस्था, संकट काल में एकात्मक शासन, ये सब जो है हमारे संविधान की विशेषता है जो भारतीय संविधान को विश्व के अन्य संविधानों से एक अलग स्वरूप प्रदान करती है। किस तिथि को भारत एक गणराज्य घोषित किया गया? भारत को एक रिपब्लिक घोषित किया गया। आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारत को एक गणराज्य अर्थात रिपब्लिक घोषित किया गया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया? आंसर है 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। प्रारंभ में मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? उत्तर है 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? उत्तर है 444 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां। सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया? उत्तर है 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो विवाद था उसके निर्णय के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना भी संविधान का अंग है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया? उत्तर है केवल एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? उत्तर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये तीनों शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। भारत के संविधान में लौकिक सार्वभौमिकता है, यह कैसे पता लगता है? तो उत्तर है भारतीय संविधान में हम भारत के लोग यह उल्लेखित है, अर्थात भारत का संविधान भारत के लोगों की तरफ से है, यह इससे पता लगता है। भारत के संविधान निर्माण में किस अधिनियम का गहरा प्रभाव है? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो इसका बेस बना। भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान अन्य देशों से लिए गए, आइए उसकी बात करें। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ली गई, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की पद्धति ली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और शक्तियां, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी यूएसए से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो प्रावधान भारत के संविधान में है उसमें प्रस्तावना, संघ तथा राज्य का संबंध, शक्तियों का बंटवारा और समवर्ती सूची का प्रावधान, ये सभी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। जबकि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये सभी आयरलैंड से लिए गए हैं। कनाडा से जो चीज़ें भारतीय संविधान में शामिल हैं उनमें संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना ये शामिल है, जबकि आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है।
दोस्तों, भारतीय संविधान एक बहुत व्यापक विषय है, परंतु इस वीडियो में मैंने उन चीज़ों को शामिल किया है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। इसे बार बार देखिए ताकि आपके याददाश्त में ये चीज़ें शामिल हो जाएं और आप किसी भी परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप सभी को धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।